काफी तेज त्योहार का माहौल था और अगर इस बीच छूट गई आपसे कुछ इंपॉर्टेंट राजनीति से जुड़ी खबरें तो जानिए इस हफ्ते क्या कुछ छाया रहा राजनीति की दुनिया में। आज के पॉलिटिकल रिकैप में स्वागत है आपका। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। बात सबसे पहले एप्पल हैकिंग अलर्ट की करेंगे। आईफोन सिर्फ अच्छे कैमरा के लिए अब नहीं खरीदा जाता बल्कि इसलिए क्योंकि सबसे सेफ है। कहते हैं कि आईफोन सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता, लेकिन 31 अक्टूबर को ऑपोजिशन के नेताओं ने जो आरोप लगाए उसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने आरोप लगाया कि सरकार उनके फोन को हैक करवा रही है और ये आरोप उस अलर्ट के आधार पर लगाया जा रहा है जो खुद एप्पल ने भेजा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम के मुखिया असासुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर, इन सब ने दावा किया कि उनके फोन को हैक किया जा रहा है। एप्पल कंपनी की तरफ से आए इस अलर्ट मैसेज के बाद तमाम ऑपोजिशन लीडर्स ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बाकायदा बड़े बड़े फॉन्ट में प्रिंट आउट छपवा कर आए थे ताकि मीडिया को दिखा सकें कि एप्पल ने अपने अलर्ट में क्या भेजा है। आईफोन उपभोक्ताओं को भेजे अलर्ट मैसेज में कहा, एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स की ओर से निशाना बनाया जा रहा है जो आपकी रजिस्टर्ड एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको निशाना आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। इतना ही नहीं, एप्पल की तरफ से आए इस अलर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर आपके फोन के साथ छेड़छाड़ हुई है तो क्या हुआ होगा। अलर्ट में कहा गया है कि अगर आपके डिवाइस के साथ किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा छेड़छाड़ की गई है तो वो आपके संवेदनशील डेटा, बातचीत, यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है कि ये अलार्म गलत हो, फिर भी कृपया इस वार्निंग को आप गंभीरता से लें। सवाल यह भी है कि सुरक्षा की इतनी लेयर होने के बावजूद क्या आईफोन हैक किया जा सकता है? इस मसले पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एप्पल के अलर्ट पर बवाल मचा हुआ था और दोपहर होते होते मंगलवार को कंपनी ने बयान भी जारी किया। एप्पल ने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बहुत अच्छी फंडिंग वाले होते हैं, उनके अटैक के तरीके बदलते रहते हैं। ऐसे साइबर अटैक का पता लगाना बेहद मुश्किल है। कई बार ये अलर्ट फॉल्स अलार्म भी साबित होते हैं। एप्पल ये अलर्ट के पीछे की वजह नहीं बता सकता है क्योंकि इससे हैकर्स को मदद मिल सकती है। वहीं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ये अलर्ट मैसेज 150 देशों में गया है। विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी वार्निंग मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। मामले की जांच शुरू करते हुए एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी मिनिस्ट्री ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को इस संबंध में एक नोटिस भेजा है। बढ़ते हैं दूसरी पॉलिटिकल खबर की ओर जो है मराठा रिजर्वेशन से जुड़ी। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ने एक बार फिर से आरक्षण की मांग तेज कर दी है। यही वजह है कि इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में ये मामला काफी गर्म है। वहीं इस बीच मराठवाड़ा इलाके में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अब तक करीब 14 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना जिले में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। शिवमा संगठन के अध्यक्ष मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण मुद्दे पर अपना रुख सख्त करते हुए अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 8वें दिन फिर से उन्होंने पानी छोड़ दिया और ये वार्निंग दी कि सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से अपने सपोर्टर्स की अपील पर उन्होंने पानी पीना शुरू किया। एक मंच पर अपने गद्दे पर लेटे हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत की जिसमें वो काफी कमजोर दिखे। जरांगे पाटिल ने कसम खाई कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कुणबी जाति के तहत मराठा समुदाय को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया जाता, जिसके लिए वो 29 अगस्त से ही आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें 32 शीर्ष नेता मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें यह घोषणा की गई कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सरकार को कानूनी दाव पेचों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय चाहिए। शिंदे ने ओबीसी की आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया कि मराठा कोटा किसी अन्य समुदाय को उपलब्ध आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना दिया जाएगा। 29 अगस्त को शुरू हुए आंदोलन जालना में पुलिस लाठीचार्ज के बाद
हिंसक हो गया। 1 सितंबर को जिले के सराटी गांव में हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही पुलिस ने घटना को लेकर कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। पुलिस की कार्रवाई के चलते राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार भी बैकफुट पर आ गई। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी प्रदर्शनकारियों से और ये कहा कि सरकार को पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर खेद है। मराठा नेता मनोज जरांगे के नेतृत्व में लोगों ने 29 अगस्त से जालना जिले में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके साथ ही जोरांगे ने मराठा समुदाय के लिए कुणबी जाति प्रमाण पत्र की मांग उठाई। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो जुड़ी है अरविंद केजरीवाल को भेजे गए ईडी के समन से। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया, आपने समन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी केजरीवाल को नया समन जारी कर सकती है। ईडी ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए आने का समन भेजा था। इसे लेकर करीब 9 बजे सुबह केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा था कि यह नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह समन भाजपा के इशारे पर भेजा गया। केजरीवाल ने लिखा, 30 अक्टूबर के दोपहर को भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि जल्दी मुझे तलब और अरेस्ट किया जाएगा। उसी दिन शाम को मुझे समन मिला। इससे साफ जाहिर है कि मेरी छवि बदनाम करने के लिए समन भाजपा नेताओं को पहले लीक कर दिया गया था। दिल्ली सीएम ने आगे लिखा, देश में 5 राज्य यानी मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जल्द ही इलेक्शंस होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी है। दूसरी ओर मैं दिल्ली का मौजूदा मुख्यमंत्री हूं। दिवाली के त्योहार के चलते मेरे पास आधिकारिक तौर पर कई काम है जहां मेरा होना जरूरी है। केजरीवाल ने लेटर के आखिर में ईडी से समन को वापस लेने की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो सीधा बिहार से है। यूपी के जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश से लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। यूपी के नेताओं की टीम ने नीतीश कुमार से कहा कि वो यूपी की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। हालांकि उनका ज्यादातर जोर फूलपुर सीट को लेकर था। इस टीम में करीब 100 नेता और कार्यकर्ता थे। नीतीश को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर भी है। वाराणसी वो जगह जहां से पीएम मोदी ने इलेक्शन लड़ा था और इसीलिए कहा जा रहा है, क्या पीएम मोदी को सीधा टक्कर देंगे नीतीश कुमार? क्या बिहार से निकलकर यूपी से लड़ेंगे इलेक्शन 2024 में? चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो कि जुड़ी है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में शामिल सांसद महुआ मोइत्रा गुस्से से बैठक से बाहर निकल गई। विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पर मोइत्रा से व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया। पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने के आरोपों पर घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अनैतिक सवाल पूछे जाने की बात कही। बाहर आकर भड़कते हुए मोइत्रा बोल रही थी, वो गंदे सवाल पूछ रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि कमेटी के प्रमुख भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर बार बार तृणमूल नेता से प्राइवेट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ उनके निजी संबंधों के बारे में पूछ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जिन सवालों को महुआ अनैतिक कह रही हैं उसमें था कि आपने 2023 में मिस्टर हीरानंदानी से कितनी बार कांटेक्ट किया, आप कितनी बार दुबई गई और आप किस होटल में रुकी थी दुबई में। चलिए अगली पॉलिटिकल खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है इस पॉलिटिकल रिकैप की आखिरी खबर सचिन पायलट और उनकी एक्स वाइफ सारा से जुड़ी। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला का तलाक हो गया है। इसका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किया। उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके बेटों आरान और विहान की जिम्मेदारी सचिन पायलट के पास रहेगी। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला के 2 बेटों में से बड़ा बेटा विदेश में पढ़ाई करता है और सचिन पायलट ने अब तक अपने तलाक पर कोई बयान नहीं जारी किया। इनके अलावा सारा अब्दुल्ला की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई है। उनकी तलाक का खुलासा तब हुआ जब सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया और चुनावी हलफनामे में पत्नी के आगे तलाक लिखा। बता दें कि सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की शादी 2004 में हुई थी। वहीं अब वे दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हालांकि अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई कि पायलट और सारा के तलाक आखिर हुआ कब। बता दें कि सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते नई पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।